तो दोस्तों आज जो है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा 2026 के लिए फुल लेंथ का टेस्ट पेपर नंबर 4 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपसे इसे नहीं कंप्लीट किए जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में प्लेलिस्ट बना दिए हैं। देखिए इसमें कुल आपका 150 प्रश्न रहता है, जो बिल्कुल आपका एनसीईआरटी बेस्ड, प्लस में जो आपका न्यू सिलेबस 2026 में रखा गया है पीटी एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखिएगा आप सभी, बिल्कुल उसी सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है इसे। तो आपसे इसे पूरा कंप्लीट कीजिएगा। समय अवधि आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटा का मिलेगा। इतने समय में पूरा 1 से लेके आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक स्कोर बताइएगा कि 150 क्वेश्चन में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कथन का प्रश्न है, तो देखिए कथन का प्रश्न भी इसमें आपको दिया गया है। बात समझे, जब आप 60 क्वेश्चन के बाद जब आगे चलिएगा ना, तो वहां आपको कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न, अच्छे लेवल का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है कि थोड़ा नॉर्मल रहता है, उसके बाद हार्ड रहता है शुरुआती, बात समझे, ताकि आप बढ़िया से प्रॉपर तैयारी करें, बात समझे। अगर शुरुआती ही आपको कठिन प्रश्न देंगे तो डिमोटिवेट हो जाइएगा। तो इसीलिए उन प्रश्नों को हम लास्ट में देते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर आपको सोल्यूशन भी करवाते हैं, ठीक है। तो पहले शुरुआती इजी प्रश्न, उसके बाद हार्ड प्रश्न थोड़ा, और उसके बाद कथन और निष्कर्ष वाला थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। और यही पैटर्न को एग्जाम में भी रखना है आप सभी को, इससे डिमोटिवेट नहीं होइएगा आप सभी, बात समझे। तो जब 60 के बाद आगे चलिएगा तो वहां आपको अच्छे लेवल का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जो कथन और निष्कर्ष थोड़ा सा डीप प्रश्न रहेगा। तो इस पैटर्न को अपनाइए आप सभी, बाकी बात पूरा सेट को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। आइए आज के इस फुल लेंथ का टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी, बिल्कुल टेस्ट के तौर पर लेके चलिएगा। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 से 6 सेकंड का समय देंगे। इतने समय में आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं, और लास्ट में आप सभी स्कोर चेक कर लीजिएगा कितना नंबर आपका आया, ठीक है। तो देखिए जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा आपसे बताइए पृथ्वी दिवस और जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आप सभी क्या? कोई बच्चे बता सकते हैं क्या पृथ्वी दिवस और जल दिवस कब मनाए जाते हैं? चलिए क्वेश्चन में 2 का आंसर कीजिएगा आप सभी, काफी बढ़िया प्रश्न है, आंसर करेंगे। चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान किस प्रकार के संरक्षण का उदाहरण है? तो देखिए चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान की बात किया जाए तो ये आपका एक सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जिससे कोई भी जीव जंतु को बाहर में अगर संरक्षित किया जा रहा है रख के, जैसे चिड़ियाघर में रख कर किया जा रहा है, ठीक है, तो वह आपका एक सीटू कंजर्वेशन होगा। अगर प्राकृतिक आवास में रख कर किया जा रहा है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य के तहत अगर संरक्षित किया जा रहा है, तो वो इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, जो अंदर में रख कर किया जाता है, बाहर में एक सीटू, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे क्या? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से आंसर कीजिएगा, टाइम को लेकर बिल्कुल पाबंदी मत कीजिएगा आप सभी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि ग्राम पंचायत के गठन और उन्हें आवश्यक शक्ति प्रदान करें? तो ये कौन सा अनुच्छेद देता है? कई बार आपको हम अनुच्छेद 40 के बारे में बताए थे। ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा आपका पंचायती राज को दर्जा कब मिला था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में दिया गया था, बट लागू कब हुआ था? 1993 में 24 अक्टूबर को। पंचायती राज कितने विषय पर कार्य कर सकता है? कुल 29 विषय पर कार्य कर सकता है। पंचायती राज किस भाग में है? भाग 9। अनुसूची की बात किया जाए तो अनुसूची 11 में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। महिलाओं को 50% आरक्षण भी आपका पंचायती राज में ही दिया गया है। तो यह फैक्ट को याद रख सकते हैं आप सभी क्या? याद रख लोगे आप सभी? चलिए क्वेश्चन 4 का आंसर कीजिएगा। सभी जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कीजिएगा आप सभी, और जो आपके साथ में भी तैयारी कर रहा है ना, तो उसके पास भी जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी टेस्ट लगा लें और आप भी लगा लें। देखिए आपका स्कोर क्या है और आपके साथ में जो आपका दोस्त तैयारी कर रहा है उसका स्कोर क्या आ रहा है, तभी तो पता चलेगा कि उसका तैयारी क्या था और मेरा तैयारी क्या था, बात समझे क्या? बिल्कुल, तो ये काम जरूर कीजिएगा, और सभी एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत किया है ना, तो एक लाइक करके शेयर कीजिएगा आप सभी।
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। ध्यान रखिएगा 21 मार्च को हर एक वर्ष हम सभी वन दिवस मनाते हैं। अच्छा, वन सबसे अधिक किस आपका प्रदेश में है, बता सकते हैं? किस राज्य में? किस राज्य में वन सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा एमपी में सबसे अधिक है। सबसे कम कहां पे है? हरियाणा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, ये सफल नेतृत्व किसने किया था, जिसके बाद उसे सरदार की उपाधि मिला था? तो सरदार से पता चल जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही होगा ना? बिल्कुल, बारदोली सत्याग्रह किया था 1928 में और यहीं की महिलाओं ने इसे सरदार की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अच्छा, 1928 में और एक घटना होता है, पता है कौन सा? साइमन कमीशन भारत आता है, जो लाला लाजपत राय इसका जोर शोर से विरोध करता है भारत में। करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 38 सीटों की संख्या है, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यूके यानी कि उत्तराखंड में ही बनाया गया था, जिसे हम सभी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, कान्हा की बात किया जाए तो एमपी मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा असम में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। काजीरंगा असम में और रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ अगर रिक्त हो जाएं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कौन संभालेगा? अगर राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब जाके इसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है CJI, यही आपका इसका कार्यभार संभालेगा। तो सी राइट आंसर होगा। बात समझे क्या? याद रख लोगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार में पहली बार किस स्थान पर किया गया था? सॉरी, 1912 की यहां पर बात किया गया है। तो 1912 का 27वां वाला जो हुआ था, ये बांकीपुर पटना में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और अध्यक्षता किसने किया था? रघुनाथ नरसिंह मधोलेकर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के भूगोल संदर्भ में दक्कन पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टान या मिट्टी की बहुलता से जाना जाता है? ये दक्कन पठार की यहां पर बात किया गया है। चलिए क्वेश्चन में 10 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट, लावा, चट्टान एवं काली मिट्टी का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू किया गया था? भारत की यहां पर बात किया गया ना, तो सभी को पता होगा 1986 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात किया जाए तो ये भाग 20 अनुच्छेद 368 में वर्णित किया गया। तो ऑप्शन में इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार यानी कि शिक्षा आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपका किस अनुच्छेद में है? तो सभी को पता होना चाहिए, अनुच्छेद 21A में। ध्यान रखिएगा आप सभी, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राष्ट्रीय पार्क को एक सिंह गेंडा के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर कहां पर है? असम में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध, जिसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और मानस भी आपका कहाँ है? ये भी आपका असम में पड़ता है। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, गिर गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। चले बाबू, अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात यहां पर किया जा रहा है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाला 20वें एशियाई खेल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये आपका जापान कर रहा है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। कौन कर रहा है? जापान कर रहा है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? अट्टम को मिला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसे मिला है? अट्टम को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए बजट में मुख्य थीम और मजबूत करने के लिए निर्णय लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, युवा शक्ति और बिहार प्रगति का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 के हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की नवीनतम रैंकिंग क्या रही है? तो ये 50वीं रही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार से उनकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक यानी कि अंतरिक्ष पृष्ठभूमि पर आधारित कृति के लिए किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन में 20 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ये आपका समांथा हार्वे को किया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। समांथा हार्वे को सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कैसे कि बिहार के किस प्रसिद्ध कृषि उत्पाद यानी कि खाद्य पदार्थ को हाल ही में वित्तीय वर्ष के दौरान नया जीआई टैग देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है या प्रदान किया गया है? गाया का तिलकुट और नया चिनिया केला को। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। इसी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, गाया का तिलकुट और नया चिनिया केला, जिसे सीकर चिनिया केला भी कहा जाता है। अगला है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है और आगामी चुनाव की जिम्मेदारी भी संभाली है? तो राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP13 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिएगा आप सभी। ब्राजील में किया गया है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, केंद्रीय बजट के अनुसार नई कर व्यवस्था की कुल कितने टैक्स स्लैब निर्धारित की गई है? आयकर इनकम टैक्स की बात यहां पर किया गया है, तो ये कुल 5 किया गया है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि खारे पानी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। जो खारे पानी में पौधे उगते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? चलिए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। राइट आंसर होगा हेलोफाइट्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन में 26 है। क्वेश्चन में 26 को बनाइएगा आप सभी। तो एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 सेकंड तक चलती है, उसने कितनी दूरी तय की? तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, अगर सूत्र नहीं पता होगा तो नहीं बना पाइएगा। दूरी बराबर सूत्र होता है वेग गुना समय होता है। अब इतना हम आपको बता दिए, अब आंसर कीजिए आप सभी। तो दूरी बराबर क्या होता है? वेग गुना समय। वेग कितना दिया गया है और समय कितना दिया गया है, तो कार का चाल ही वेग कहलाता है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड, समय 10 सेकंड का दिया गया है, तो दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर सेकंड है तो मीटर में ही आंसर आएगा, बी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक वस्तु का द्रव्यमान 500 ग्राम है तथा आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व ज्ञात कीजिए। तो घनत्व का फॉर्मूला पता है क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला चलिए बताइए। घनत्व बराबर क्या होता है? याद रखिएगा, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, तो यही होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, द्रव्यमान कितना दिया गया है? 500 ग्राम दिया गया है ना। उसके बाद आयतन कितना है? 250 है। अब यहां से इसको काट दीजिए तो आंसर क्या आएगा? यहां से आंसर आएगा 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन में बी। चले अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, क्या बोला? गलत है। तो यहां पर गलत पूछा गया ना, तो पहला ऑप्शन पढ़िए, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती है। दूसरा है कि मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है। तीसरा है सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है।
पांचवा है चौथा है डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। बताइएगा क्या राइट आंसर आएगा इसका। कुछ समझे, नहीं समझ में आया होगा। और जो बच्चे ऑप्शन में ए तरफ जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा मांसपेशी के बारे में। देखिए मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती है, ये गलत है, ये गांठ बांध लीजिएगा। ये केवल हड्डी को धक्का नहीं देती है, बस समझे। मांसपेशियां हर कार्य करती है। अगला है कि मांसपेशियां जोड़ों में कार्य करती है, तो बिल्कुल जोड़ों में कार्य करती है। मांसपेशियां सुगड़ने पर छोटी होती है, सख्त और मोटी हो जाती है। ठीक है, तो यही वाला आपका क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है। 29 नंबर। सोचिए विचारिए तब आंसर कीजिएगा। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण की बात किया गया है, तो यह आपका अल्फा कण होगा। जो भी सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल आंसर सही है, और जो गलती किए हैं तो 2-3 लपड़ अपने पे झड़ लीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कोई बात नहीं है, गलती हो गया तो ज़्यादा सोचना नहीं है। साउंड नेविगेशन और रेजिंग का मतलब होता है, साउंड नेविगेशन और रेजिंग का मतलब क्या है, ये किसका फुल फॉर्म है? क्या रडार का फुल फॉर्म है क्या? नहीं, तब सोनार का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा आप सभी। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। सोनार का प्रयोग किसमें करते हैं? समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग त्वरण के लिए किया जाता है। 31 नंबर का आंसर कीजिए आप सभी। साइक्लोट्रॉन का उपयोग त्वरण के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में भी, प्रोटॉन के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग प्रोटॉन त्वरण के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है कि लैक्टोज दूध को खट्टा करता है क्या? यही आपका गलत है। जो ऑप्शन में ए टिक करे बिल्कुल राइट आंसर होगा। लैक्टिक एसिड ही दूध को खट्टा करता है, ना कि लैक्टोज करता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। क्लियर है? लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अधिकांश कीड़े कैसे सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर होगा श्वास नली प्रणाली के द्वारा अधिकांश कीड़े सांस लेते हैं। जो श्वास नली प्रणाली होता है इसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है हरे शैवाल क्लोरोफाइसी, दूसरा है लाल शैवाल फियोफाइसी, तीसरा है भूरे शैवाल रेडोफाइसी। कौन सा इसमें कथन सही सुमेलित है? चलिए बताइए आप सभी। ऑप्शन देख लीजिए, नीचे दिया गया है केवल 1, केवल 2 3, केवल 1 3, केवल 1 2 3, या तीनों सही है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी टिक करके बाबू साहब हो चुके होंगे, जो कि सरासर गलत होगा। ठीक है, देखिए इसमें एक ही सवाल सही है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सिर्फ ए इसका राइट आंसर होगा। हरे शैवाल क्लोरोफाइसी ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। बाकी बात सारा आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर का आंसर कीजिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी पेशी को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं? ऐच्छिक पेशी का अर्थ क्या होता है? जिसपे आपका नियंत्रण होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि आंख को बंद रखना है, तो ये ऐच्छिक पेशी है। हाथ को नहीं उठाना है, हाथ नहीं चलाना है, ये ऐच्छिक पेशी है। यानी कि इस पे मेरा नियंत्रण होता है कि एक ही जगह हाथ रख देंगे। अनैच्छिक पेशी वो होता है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कि हार्ट का धड़कना, खाना का पचना, रक्त संचरण होना, ये सभी पे आपका क्रिया नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं होता है, वो खुद ही काम करता है। क्या रक्त वाहिकाओं की पेशी ये आपका ऐच्छिक है? नहीं, अनैच्छिक है। इस पे कोई कंट्रोल नहीं आपके पास। हृदय पेशियां हैं क्या? ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। कंकाल पेशियां, जो कंकाल पेशी जो होता है, जैसे हाथ हो गया, ठीक है, पैर हो गया, ये सभी आपका ऐच्छिक पेशी है जिसपे आप नियंत्रण कर सकते हैं। अगला है कि ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे सिलिकॉन। ध्यान रखिएगा आप सभी, बस समझे। आइए अगला क्वेश्चन है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं?
माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में इसे जाने जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन में बी तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? अगर हम सभी हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या बनेगा, बता सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पानी। ध्यान रखिएगा, जल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? जल। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? आसान प्रश्न है, आंसर कर सकते हैं आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा। जो भी ऑप्शन में ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा जो है कि आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, आंसर कीजिए आप सभी कि किन तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस, जिसे बायोगैस कहा जाता है, संयंत्र से निकलने वाली सलारी एवं उत्तम खाद्य के रूप में उपयोग की जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी। ध्यान रखिएगा आप सभी, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। देखिए, अगर ज्यादा समय आपको नहीं मिल रहा है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि जब एक चुंबकीय सुई एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर रखा जाता है तो वह किसका अनुभव करती है? तो केवल एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है। बी की तरफ आप सभी जा सकते थे, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे एक्सरे, रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है और ये किस वेग से चलती है? 42 नंबर पर ध्यान दीजिए आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, अनुप्रस्थ प्रकाश की वेव से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है। तो एक्सरे किरण, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे ये सभी अनुप्रस्थ हैं और प्रकाश की वेग के 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से चलती है ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश तरंग को किस माध्यम में जाना अनिवार्य होगा, तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन से विरल में जाना होता है, या सघन से विरल माध्यम कयांत्रिक कोण से अधिक कोण पर जाना पड़ता है। ठीक है, कयांत्रिक कोण जो होता है उससे अधिक कोण पर जाना पड़ता है, तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। सघन से विरल में जाएगा, प्लस में कयांत्रिक कोण से अधिक कोण की तरफ जाएगा, तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगला है कि जेनर डायोड का मुख्य उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में किस रूप में किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं, स्थिरीकरण के रूप में। बी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी पीएन जंक्शन डायोड में अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायस करने के लिए बैटरी में टर्मिनल को कैसे जोड़ा जाता है? तो देखिए, इसको जो जोड़ा जाता है ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। पी क्षेत्र को बैटरी का धनात्मक यानी कि प्लस से और एन क्षेत्र को ऋणात्मक से जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पी एन जंक्शन डायोड में अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायस करने के लिए बैटरी टर्मिनल को किसमें जोड़ा जाता है या कैसे जोड़ा जाता है, तो पी क्षेत्र वाला जो बैटरी होता है इसे धनात्मक क्षेत्र में और एन क्षेत्र वाला इसे ऋणात्मक क्षेत्र में जोड़ते हैं। तो एन वाला हमेशा ऋणात्मक होगा और पी प्लस में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट इनपुट सिग्नल को पूरी तरह से उलट देता है, यानी कि 0 को 1 और 1 को 0 बना देता है? तो ये मुख्य रूप से इन्वर्टर में काम होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। और ये नॉट गेट करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसका काम सिर्फ इनपुट सिग्नल को उल्टा देना होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 0 को 1, 1 को 0 बना देता है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रेडियो ऑपरेटर संचार प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह का सही अर्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा माध्यम में यात्रा करते समय सिग्नल की शक्ति या तीव्रता में कमी आना, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि आकाश तरंग संरचना में आयन मंडल की परत से टकराकर वापस आने की अधिकतम आवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे कयांत्रिक आवृत्ति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि रेडियो रिसीवर सर्किट में ट्यूनिंग करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है ताकि किसी विशिष्ट स्टेशन का सिग्नल साफ सुनाई दे? तो विद्युत अनुनाद का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की क्षमता +5D है तो फोकस दूरी क्या होगा इसका। सबसे पहले पावर बराबर सूत्र क्या होता है पता है आप सभी को, 1/f होता है, यानी कि फोकस होता है, ये पावर का सूत्र हो गया। अगर डायरेक्ट आपको फोकस का सूत्र निकालना है तो फोकस बराबर होता है, क्या होता है पता है, 1/ आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, यही होगा ना, बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले बैठा लीजिए आप सभी, f बराबर हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा, पावर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। इसको अगर काट दीजिएगा, यहाँ आपका क्या है, 1 है ना, तो सबसे पहले 0 बैठाइए, यहाँ पे 1 पॉइंट दीजिए और यहाँ 0 ला लीजिए, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 0.2 हो जाएगा मीटर, 0.2 मीटर है, पर यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है। तो 0.2 को अगर सेंटीमीटर में गुना करना है तो यहाँ क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। अगर 100 गुना 0.2 कीजिएगा तो ये 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। आएगा क्या, कोई गुना कीजिएगा फटाक से, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से है कि किसी कक्षक यानी ऑर्बिट का त्रिविमीय आकार यानी कि 3D स्पेस किस क्वांटम संख्या से निर्धारित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, दिगंशी क्वांटम संख्या से ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा पता है क्या, HI, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति रैखिक नहीं होती। तो देखिए H2O जो है यानी कि जो आपका पानी है इसका ज्यामिति रैखिक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में से किसमें बैक बॉन्डिंग पाई जाती है, तो BF3 यानी कि बोरॉन और उसके बाद फ्लोरीन में, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक गैस किस स्थिति में आदर्श गैस की तरह कार्य करती है, सॉरी व्यवहार करती है। चलिए 55 का आंसर कीजिएगा, तो निम्न दाब और उच्च ताप पर, ध्यान रखिएगा आप सभी, निम्न दाब उच्च ताप पर वास्तविक गैस जो है ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। वांडर वाल्स समीकरण में पद ए क्या दर्शाता है, जो वांडर वाल्स समीकरण है, वांडर वाल्स समीकरण क्या है पता है आप सभी को, P+AN², ध्यान रखिएगा, AN² बटा आपका हो जाएगा V², ये चीज को ध्यान रखिएगा, और उसके बाद फिर V - NB बराबर आपका हो जाएगा nRT हो जाएगा। तो इसमें जो आपका A है और B है, ठीक है, तो यहाँ पर A क्या दर्शाता है पता है क्या आप सभी को, तो याद रखिएगा A जो दर्शाता है अणु के बीच अंतर और आणविक आकर्षण बल को दर्शाता है। बात समझे क्या, बिल्कुल। वहीं अगर B की बात किया जाए तो B जो दर्शाता है अणु के प्रभावी आयतन को दर्शाता है, तो B अणु के प्रभावी आयतन को, जबकि A अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल को। अगला है ले सातेलिए के नियम के अनुसार एक ऊष्मा शोष अभिक्रिया के लिए अनुकूल शर्त क्या होती है, तो तापमान बढ़ना, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त पीएच मान 7.4 होता है, ये किस प्रकार की बफर का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बनिक अम्ल और कार्बोनेट का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है लेंथेनाइट संकुचन का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी 4f इलेक्ट्रॉन का अत्यंत दुर्लभ परिशिक्षण प्रभाव, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फोटोग्राफी फिल्म को विकसित करने में किस आकर्षण यौगिक का उपयोग यानी कि फिक्सर के रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 61 नंबर है, कृषि जलवायु क्षेत्र है और बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल पर जो फैला है वो पूछा गया है। देखिए उत्तर तथा पूर्वी बिहार के मैदान में लगभग 29.87% आपका कृषि जलवायु क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, सही कथन है। दूसरा है कि दक्षिण बिहार का मैदानी क्षेत्र में 23.71 है क्या, हाँ बिल्कुल है। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में 26.14 है क्या, हाँ बिल्कुल है। छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र में आपका 20.28 है, ठीक है। तो ये आपका चारों कथन बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है।
उसके बाद आगे देखिएगा, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला कथन है कि बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। क्या? नहीं, गलत कथन है। 67% नहीं है, लगभग आपका 35 से 40% है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये कथन आपका गलत है। दूसरा है कि बिहार में रेशम उद्योग 1.5 लाख से अधिक लोग को स्वरोजगार प्रदान करता है। क्या? हाँ, बिल्कुल करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। तीसरा है कि बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 एकड़ भूमि ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। तो ये भी कथन सही है। ध्यान रखिएगा आप सभी बिहार के बारे में कि प्रति वर्ष जो है 47 लाख एकड़ क्या होता है, भूमिग्रस्त हो जाता है बाढ़ आने के कारण। बात समझे? और लगभग 10 लाख एकड़ जो है वो आपका जलाक्रांत रहता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ये कथन गलत आपका सही है, गलत नहीं, सही है। अगला कथन है कि बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवार में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। नहीं, गलत है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम है, हो सकता है किसी के पास अधिक भी होगा, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो सिर्फ इसका 2 और 3 सही है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आपसे, बिहार के सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, सही नहीं पूछा गया हम सभी से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं क्या आप सभी? पहला है कि बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। हाँ, बिल्कुल है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 30% नहरों और 39% नलकूप के द्वारा किया जाता है। नहीं, गलत कथन है। ध्यान रखिएगा आप सभी, नहर से लगभग जो होता है वो आपका 30% होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे? नहर से 30% होता है और नलकूप से लगभग जो है 63% के अप्रोक्स में होता है। तो यही कथन गलत है आपका, बाकी बात सारा कथन आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। इनमें से कौन सा कथन सही होगा? कथन पर विचार कीजिएगा। पहला है कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। क्या? कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से अभाव नहीं है। बात समझे? है, प्राकृतिक संसाधन बिहार में भी है, नहीं कर सकते कि नहीं है, ठीक है। बिहार में, इसके बाद है कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन की दर त्रिवितम है। हाँ, बिल्कुल सही कथन है। ध्यान रखिएगा कि बिहार भारत की सकल प्रजनन में त्रिवितम आपको देखने के लिए मिलता है, कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर बिल्कुल त्रिवितम है, सही कथन है। उसके बाद है तीसरा है कि बिहार की कृषि जलवायविक दशाएं नितांत प्रतिकूल है। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। चौथा है कि बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूलन वातावरण का अभाव है। नहीं, यह कथन गलत है। ध्यान रखिएगा आप सभी, पूरी तरह से अभाव नहीं है। ध्यान रखेंगे आप सभी, ठीक है। तो कथन इसमें सिर्फ 2 और 3 कथन सही है, बाकी बात कथन 1, कथन 2 आपका 4 गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिले का कौन सा जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम होगा? तो देखिए, अवरोही क्रम पूछा गया है, तो आपका दरभंगा, उसके बाद सारण, सिवान और समस्तीपुर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे? दरभंगा में सबसे ज्यादा है, उसके बाद सारण, तब सिवान, तब समस्तीपुर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, जिसमें कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग दिया गया है और उसके बाद उसकी संख्या दिया गया है कि कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग आपको किस क्षेत्र में देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, पहला है कि बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो आपका कौन सा है, बता सकते हैं क्या? देखिए, आपका NH2 जो है ना, NH2, ठीक है, ये आपका बिहार के सासाराम औरंगाबाद से गुजरती है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरती है, तो जैसे कह सकते हैं कि NH12। ध्यान रखिएगा, जो NH12 है ये बिहार से नहीं गुजरती है। याद रखिएगा, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। बात समझे? पश्चिम बंगाल में है, तो बिहार में नहीं है। इसके बाद है बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा NH31। ध्यान रखिएगा, NH31 ये सबसे लंबा है। बात समझे? और उसके बाद है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार में नहीं है, तो वो आपका NH87। ध्यान रखिएगा, NH87 ये आपका बिहार में नहीं, उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ दिया है ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 हो जाएगा। यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है।
सारा डिटेल आपको दे दिए हम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो ये नदी को हमसे किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, मुख्य रूप से कर्मनाशा, गंडक और घाघरा के नाम से जानते हैं। सी राइट आंसर होगा। उसके बाद है बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात बताना है, तो ये लगभग आपका जो है 48.18% के अप्रॉक्स में है। उसके बाद है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक करता है या उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा बिहार सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से। उसके बाद है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो देखिए अफीम उत्पादन की बात किया जाए तो बिहार ही प्रसिद्ध था, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। 1855 में संथाल विद्रोह ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो देखिए अंग्रेज कमांडर की बात किया जाए तो मेजर बारो को हराया था, याद रखिएगा सी राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे है कि बिहार में 1857 क्रांति का नेता बाबू वीर कुबेर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो देखिए इसका देहांत जो हुआ था 26 अप्रैल 1858 को हुआ था, डेट को याद रखिएगा आप सभी। इसके बाद है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो देखिए ये आपका फणींद्रनाथ घोष हो जाएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। इसके बाद देख लीजिएगा 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया। उसके बाद आगे देखिएगा कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया में, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद है कि बिहार में देखिए यहाँ से करंट चालू होता है कि बिहार में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना के विस्तार के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण स्तर पर कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो लगभग 500 करोड़ आवंटित किया गया है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिएगा हाल ही में चर्चा में रहे नवादा थर्मल पावर प्रोजेक्ट यानी एनटीपीसी की संशोधित क्षमता कितनी निर्धारित की गई है, जिसमें 2026 के मध्य में पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 320 मेगावाट, याद रखिएगा आप सभी, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के विज्ञापन और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जनवरी 2026 में घोषित देश के पहले क्वांटम वैली इनोवेशन हब की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद है कि फरवरी 2026 में संपन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बिहार सरकार ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में ए टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है, मैच कर लीजिएगा। अगला है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मार्च 2026 में प्रक्षेपित किए गए भारत के पहले मानव रहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान के मानव रहित परीक्षण चरण का आधिकारिक नाम क्या रखा गया था? तो देखिए इसका आधिकारिक नाम था TVD3, ध्यान रखिएगा, टेस्ट व्हीकल 3D इसका नाम रखा गया था। इसके बाद देख लीजिएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2026 में जारी भारत में बाघों की स्थिति 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ध्यान रखिएगा, और यही एक आपका पश्चिमी चंपारण में है, याद रखिएगा। अगला है मई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक में समग्र प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार के किस जिले में जून 2026 में राज्य के पहले मखाना अनुसंधान और प्रसंस्करण केंद्र के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जुलाई 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है जो क्षेत्रीय भाषाओं में अदालती आदेश प्रदान करता है? तो ये आपका सुप्रभा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा आप सभी, कौन? सुप्रभा। अगला प्रश्न है आपका कि जुलाई 2026 में भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है जो खगोलीय पिंड के अवलोकन और खगोल पर्यटन को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पेंच राष्ट्रीय रिजर्व जो मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा। बात समझे। अगला है कि हाल ही में जून 2026 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक कि नए संस्करण में भारत की रैंकिंग क्या रही है। यहाँ ग्लोबल इंडेक्स की बात किया जा रहा है, तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या था, तो याद रखिएगा आपसे 38वां रैंकिंग था भारत का। उसके बाद देख लीजिएगा कि ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वायुमंडल में ओजोन का वितरण समान नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं कि नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद है कि आपका ओजोन का प्रत्येक स्थान और रूप मानव स्वास्थ्य पर समान प्रभाव डालता है, नहीं, गलत कथन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे, समान मानव पर प्रभाव नहीं डालता है, याद रखिएगा आप सभी। ओजोन का प्रत्येक स्थान और रूप में मानव के स्वास्थ्य पर समान प्रभाव डालता है, यह कथन गलत है। तीसरा है समताप मंडलीय ओजोन सूर्य की कुछ पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। हाँ बिल्कुल, समताप मंडल में जो ओजोन जो है ना, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो सिर्फ कथन इसमें 1 और 3 सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। उसके बाद देख लीजिएगा आप सभी कि जल, वन और जैव विविधता के संरक्षण की व्यापक अवधारणा को देखते हुए कौन सा उपाय सबसे अधिक सतत दृष्टिकोण को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी। याद रखिएगा, स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण, यही आपका सतत विकास को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे कि आप सभी स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए और उसका संरक्षण कीजिए। उसके बाद है कि प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि शिकारी संग्राहक समुदाय के लिए किसी एक स्थान पर लंबे समय तक रहना आवश्यक नहीं था। हाँ बिल्कुल सही कथन है, एक स्थान पर रहता भी नहीं था जो शिकारी सब था। बात समझे। उसके बाद है पौधे और पशु के वशीकरण ने कुछ समुदाय में अपेक्षाकृत अस्थायी जीवन को बढ़ावा दिया। हाँ बिल्कुल दिया था, जब कृषि चालू करना शुरू कर दिया था, उसके बाद कह सकते पशु पालना चालू कर दिया तो वह अस्थायी जीवन बिताने लगा था। ठीक है, तो ये भी कथन सही है कि पौधे और पशु के वशीकरण ने कुछ समुदाय को अपेक्षाकृत अस्थायी जीवन को बढ़ावा दिया था, सही कथन है। तीसरा है कि कृषि के आरंभ के साथ सभी मानव समुदाय ने शिकार और संग्रह पूरी तरह से छोड़ दिया था, नहीं, गलत है। कृषि आरंभ होने के बाद भी समुदाय सब शिकार कर रहा था, ऐसा नहीं कि शिकार नहीं कर रहा था, तो यह कथन गलत है। सिर्फ कथन 2 और 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद है कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है आपका कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिनमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा है कि धमनियां हमेशा हृदय से अंगों की ओर शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, सिवाय फुफ्फुस धमनी के जो कुछ अशुद्ध रक्त ले जाती है। तो देखिए ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी 2 नंबर ऑप्शन 2 नंबर कथन को कि धमनियां हमेशा हृदय से अंग की ओर शुद्ध रक्त ले जाती है जो ऑक्सीजन युक्त होती है, सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सिवाय फुफ्फुस धमनी क्या करता है, ये अशुद्ध रक्त लेके जाता है, बात समझे, तो अपवाद है फुफ्फुस धमनी, बात समझे बिल्कुल। तो दोनों कथन इसका सही है, तो राइट आंसर सी होगा। इसके बाद देख लीजिएगा कि पादप हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से पौधे की लंबाई बढ़ाने और तने के अग्रभाग पर वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। हाँ बिल्कुल सही कथन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, जो ऑक्सीजन मुख्य रूप से पौधे की लंबाई को बढ़ाने और तने के अग्रभाग पर वृद्धि करने और नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, सही है। दूसरा है, उसके बाद है एब्सिक्स एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देता है और फलों को पकने में मदद करता है, ये कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। फलों को पकने में मदद करता है एथिलीन हार्मोन, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। कौन करता है, जो आपका एथिलीन हार्मोन होता है ये करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कथन सिर्फ इसमें 1 सही है आपका। इसके बाद आगे देख लीजिएगा कि मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ये यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस का स्राव करती है क्या, हाँ बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का स्राव होता है जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है, ये भी कथन सत्य है, ध्यान रखिएगा, जो HCl होता है। तो इसका कथन सही क्या हो जाएगा, दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद है कि कोशिका
जो जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर पावर हाउस कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, यानी उत्पादन करता है, सही कथन है। उसके बाद है लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो क्षतिग्रस्त कोशिका को पचा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, दोनों कथन इसका सत्य है। बात समझे क्या? तो ध्यान रखिएगा आप सभी 94 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव रोग और उनके कारकों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो HIV वायरस के कारण होता है क्या? हाँ बिल्कुल सही कथन है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जिसका मुख्य वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है क्या? हाँ बिल्कुल सही कथन है। तो इसका दोनों कथन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देख लीजिएगा पादप उत्तक के वर्गीकरण के और उनके कार्य के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू की यहाँ पर बात हो रहा है। तो यहाँ कथन पर विचार कीजिएगा कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी कि प्रेनकाइमा जीवित सरल अस्थायी उत्तक है जो पौधे को यांत्रिकी शक्ति प्रदान करता है और इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण अत्यधिक मोटी होती है। तो ये आपका पादप उत्तक के वर्गीकरण और कार्य के संदर्भ में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके बाद देख लीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाता है क्या? हाँ बिल्कुल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है क्या? हाँ बिल्कुल प्रयुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ही मुख्य भूमिका निभाता है भोजन तैयार करने में, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है कि भोजन बनाने के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन का उपयोग करता है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2 सही है, तो बी राइट आंसर होगा। इसके बाद है कि मानव पाचन तंत्र में भोजन के मार्ग का सही क्रम कौन सा होगा? तो सही क्रम जो हो जाएगा ऑप्शन में ए वाला होगा। मुख से ग्रासनली, ग्रासनली से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, उसके बाद गुदा द्वार चल जाता है। बात समझे? तो ए राइट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा रक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्या? हाँ बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा में भूमिका निभाती है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनने में सहायक होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही कथन है। तो इसका तीनों कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला है जैव विविधता का अर्थ केवल पौधे को विविधता देना है क्या? नहीं, गलत कथन है। दूसरा है कि जैव विविधता में विभिन्न जीवों और प्रजातियों की विविधता सम्मिलित होती है। ये सही है कि जैव विविधता में विभिन्न जीव और प्रजाति की विविधता सम्मिलित होती है। ठीक है, तो यही कथन आपका सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस विद्रोह के दौरान अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था क्या? हाँ बिल्कुल किया था, जिन्होंने अपने अल्पायुक पुत्र बिरजेश कादिर को नवाब घोषित किया था क्या? हाँ बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद है लॉर्ड डलहौजी की वेबगत सिद्धांत नीति के तहत अवध का विलय 1856 में कुशासन के आधार पर किया गया था, ना कि सीधे वेबगत सिद्धांत पर। तो ये भी कथन सही है कि जो अवध का विलय किया गया था वो कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था, ना कि ये आपका वेबगत सिद्धांत के अंतर्गत किया गया था। तो ये कथन आपका सही है। इसके बाद तीसरा कथन देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे भी से कि आपका विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर आपका वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया, जिन्होंने इस नेतृत्व के सहर्ष स्वीकार कर लिया और तुरंत संगठन की कामना संभाली थी। ये भी कथन सही है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने ही आपका 1857 विद्रोह का कमान संभाला था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका तीनों कथन सही हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिएगा कि बौद्ध और जैन परंपराओं के संदर्भ में आपका उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि दोनों परंपराओं ने प्रचलित आपका धार्मिक धारणाओं के कुछ पहलुओं पर आपका प्रश्न उठाए थे क्या? हाँ बिल्कुल उठाए थे। दूसरा है कि दोनों ने नैतिक आचरण और व्यक्तिगत प्रयास को महत्व दिया था। ये भी सही कथन है। दोनों परंपराओं की सभी शिक्षाएं बिल्कुल समान थी, नहीं अलग अलग थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे? जैन धर्म का शिक्षा अलग था, बौद्ध धर्म का शिक्षा अलग था, तो दोनों का समान नहीं था। तो कथन 1 और 2 ही सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। इसके बाद देख लीजिएगा आप सभी
वर्ष 1919 रॉलेट एक्ट और उसके प्रति आपका भारतीय प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन नहीं है? देखिए, पहला जो है कि इस अधिनियम को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारी विरोध के बावजूद पारित किया गया, जिसके सभी भारतीय सदस्य ने इसका समर्थन किया था। क्या? नहीं, गलत है, समर्थन नहीं किया था रॉलेट एक्ट का। बात समझे, ये महा घटिया एक्ट था, ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसे काला कानून कहा जा रहा था। शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, कोई समर्थन नहीं किया था। दूसरा आपका जो है, ये सभी सही कथन है कि इसके तहत पुलिस को किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने और बिना किसी मुकदमे के जेल में रखने की असीमित शक्ति थी, सही कथन है। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को देशवासियों को हड़ताल यानी कि अपील और विरोध दिवस का आह्वान किया था, सही है। इसके बाद इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना था, यह भी सही कथन है। तो इसका आपका गलत कौन सा हो जाएगा? तो गलत यही गलत है आपका कि सबने समर्थन किया था। उसके बाद है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है आपका कि प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है और ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है। तरल माध्यम में इसकी गति बिल्कुल शून्य हो जाती है, यही कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे, तरल माध्यम में इसकी गति शून्य हो जाती है, जबकि ठोस में कह सकते हैं कि आपका प्राथमिक तरंगे गुजरती है, ठीक है। बाकी बात ये सभी आपका कथन गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो सिर्फ एक सही है इसमें, बात समझे, सिर्फ एक सही है, बाकी बात वो सभी गलत हैं। इसके बाद देख लीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत में किसान और आदिवासी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला कथन दिया गया है आपका कि सभी आंदोलन का केवल एक ही कारण था, नहीं, गलत है। सभी आंदोलन का एक ही कारण नहीं था, अलग अलग कारण था। औपनिवेशिक नीति, राज्य व्यवस्था और संसाधनों पर नियंत्रण ने अनेक आंदोलन को प्रभावित किया था। क्या? हाँ, बिल्कुल किया था, यही कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इसके संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, ध्यान दीजिएगा आप सभी, कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी यूनियनवाद 1960 में यह मानना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद भारतीयवाद 1973 ने इसे संविधान का अभिन्न अंग माना था। बिल्कुल सही कथन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो आपका बेरुबारी यूनियनवाद 1960 में जो था वो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं मान रहा था, जबकि केशवानंद भारतीयवाद 1973 इसे भारतीय संविधान का अंग मान रहा था, किसे? प्रस्तावना को। तो ये कथन सही है। उसके बाद दूसरा कथन है कि प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था और इसी में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, सही कथन है। इसके बाद है प्रस्तावना देश की विधायिका या कार्यपालिका का कोई विशेष शक्ति प्रदान नहीं करती है और ना ही न्यायोचित यानी कि न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये भी सही कथन है, ठीक है। प्रस्तावना ना न्यायालय में परिवर्तनीय है यानी कि न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं आप सभी, प्लस में आपका विधायिका और कार्यपालिका को कोई विशेष शक्ति नहीं देता है, तो ये भी कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए, सही कालानुक्रम जो हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917, अशोक आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये आपका 1917 हो जाएगा क्या? हाँ, ये आपका 1920 हो जाएगा, ये आपका 1930 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, और ये आपका 1942 हो जाएगा। तो यही आपका सही होगा। इसके बाद देख लीजिएगा, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, संविधान सभा के संबंध की बात किया गया है कि संविधान सभा ने शासन और सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न प्रश्नों पर विचार विमर्श किया था, यह कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा ने संविधान बिना किसी व्यापक बहस तैयार हुआ था, नहीं, बहुत ज़्यादा बहस हुआ था इस पर, तब जाके तैयार हुआ था। इसके बाद अगला है कि औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त कथन है? औद्योगिक क्रांति की बात किया गया है। पहला है कि मशीनों का
प्रयोग बढ़ावा, कारखाना उत्पादन का विकास और श्रम के नए रूप का विस्तार। यही आपका सही कथन है औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में, कि मशीनों का प्रयोग को बढ़ावा देना, कारखाना उत्पादन का विकास और श्रमिक के नए रूप का विस्तार करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के मापन में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच मुख्यतः अंतर निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो ये आपका दर्शाता है पूंजी उपभोक्ता भत्ता यानी कि मूल्यह्रास और विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय का समायोजन को दर्शाता है। आपका याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या बताएं कि पूंजी उपभोग भत्ता यानी कि मूल्यह्रास और विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय का समायोजन को दर्शाता है। उसके बाद है कि प्लेट विवर्तनी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर होगा प्लेट की गति पृथ्वी की सतह पर अनेक आपका भौगोलिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। यही कथन आपका सही है प्लेट विवर्तनी के संबंध में। अगला है कि भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। पहला है कि स्थल और जल के असमान ताप से मौसमी वायुदाब अंतर उत्पन्न होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है, सही कथन है। आपका मानसून पवनों की दिशा में मौसम परिवर्तन होता है। हाँ सही है, जैसा जैसा मानसून पवन रहेगा मौसम वैसा परिवर्तन होगा। सही है। भारत में वर्षा का वितरण पूरे देश में समान है नहीं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वर्षा होता है। किसी क्षेत्र में पूरा वर्षा होता है, किसी क्षेत्र में कुछ वर्षा नहीं होता है। बात समझे? तो सी राइट आंसर है। अगला है कि वर्ष 1920 असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है आपका कि इस आंदोलन के दौरान सरकारी उपाधियों वैधानिक परिषद के चुनाव बहिष्कार किया गया, लेकिन वकीलों द्वारा अदालतों के बहिष्कार को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इससे अदालत कमजोर होता था। तो ये कथन आपका गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। दूसरा कथन दिया गया कि नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने अपने संगठन में महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव किए, जिसके तहत कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया गया और प्रादेशिक कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था क्या? हाँ, तो ये कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। गया अधिवेशन की बात नागपुर अधिवेशन की बात किया गया है। उसके बाद है कि इस आंदोलन के दौरान किसान और आदिवासी ने अपनी स्थानीय समस्याओं जैसे अवध में किसान आंदोलन और आंध्र प्रदेश में गुड़ में विद्रोह का राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य धारा से जुड़ा था क्या? हाँ, ये भी कथन सत्य है आपका। तो इसका कथन जो है 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। ये आपका किसका बात कर रहा था? यहाँ असहयोग आंदोलन 1920 की बात यहाँ पर हो रहा था। ठीक है। और यहाँ पर यह कथन गलत है कि इस आंदोलन के दौरान सरकारी उपाधि वैधानिक परिषदों के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। यह कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। वकीलों द्वारा अदालत को बहिष्कार को पूर्ण रूप से अस्वीकार किया गया और क्योंकि ये आंदोलन कमजोर हो रहा था, यही कथन आपका गलत है। बाकी बात दोनों सही है। इसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है? तो देखिए, मृदा अपरदन को बढ़ावा कौन देगा? अत्यधिक अगर चराई करेंगे और वनस्पति आवरण को हटाएंगे, अगर काटेंगे जंगल को, तो इससे मृदा अपरदन होगा। इसके बाद है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला कथन है कि इनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। हाँ सही है। इनसे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। सही है। ठीक है। इनके सभी पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव नग्न होता है। नहीं, ध्यान रखिएगा, नग्न नहीं होता है, बढ़िया माना जाता है। बस समझे? बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 और 2। इसके बाद है कि कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, कृषि के संदर्भ में सही हो जाएगा ऑप्शन में बी कि वाणिज्य कृषि में बाजार की मांग उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। ये सही है, ध्यान रखिएगा। वाणिज्य कृषि जो होता है इसमें बाजार मांग उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, तो ये सही कथन है। इसके बाद है पारिस्थितिकी अनुक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? तो पारिस्थितिकी की यहां पर बात किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा जलारंभी अनुक्रमण नम या जलीय क्षेत्र में शुरू होता है और धीरे धीरे मध्यवर्ती अवस्था से होते हुए अंतः शुष्क वन समुदाय में बदल जाता है। यह आपका पारिस्थितिकी अनुक्रम के बारे में सही है। इसके बाद देख लीजिएगा आप सभी कि सतत संसाधन उपयोग की अवधारणा में कौन से विकल्प सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? तो यहाँ सतत विकास की बात किया जा रहा है। तो राइट आंसर डी होगा, केवल आर्थिक लाभ को संसाधन उपयोग का आधार मानना। यह गलत कथन है।
तो राइट आंसर हो जाएगा बी कि वर्तमान आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए संसाधन का उपयोग करना, यह सतत विकास बताता है। जल चक्र की समान प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? तो जल चक्र की बात किया जाए तो पहले क्या होता है, देखिए यहाँ समंदर है, पानी है, ठीक है। पानी जब सूर्य का रोशनी इस पर पड़ेगा, ठीक है, तो पानी क्या होगा, वाष्पित होगा। वाष्पित होगा तो उसके बाद संघनन बनेगा। संघनन बनने के बाद क्या होगा, यानी कि ठंडा होने के बाद ये बारिश करना चालू कर देगा, ठीक है। और फिर ये आपका सतही भूमि पर आएगा, जमीन पर आएगा, फिर यह समुद्र में मिल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा, पानी वाष्पीकरण होगा, उसके बाद संघनन होगा, तब फिर वर्षण होगा और उसके बाद सतही भूजल प्रभाव होगा, ठीक है। ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सभी मौलिक अधिकार पूर्णतः निरक्षेप है क्या? नहीं, गलत है, ध्यान रखिएगा। सभी मौलिक अधिकार पूर्णतः निरक्षेप नहीं है, ठीक है, ये कथन गलत है। न्यायपालिका मौलिक अधिकार की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्या? हाँ, बिल्कुल, मौलिक अधिकार की रक्षा करता है आपका न्यायपालिका। तो सिर्फ कथन इसमें 1 और 3 सही है, बात समझे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि भारत की मानसून व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर अत्यधिक गर्मी के कारण गर्मियों में कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है, जबकि हिंद महासागर पर उच्च वायु दाब का होना। क्या ये कथन आपका सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। भारतीय उपमहाद्वीप पर अत्यधिक गर्मी के कारण गर्मियों में वायु दाब क्षेत्र जो है ये आपका बनता है, ध्यान रखिएगा, लो प्रेशर होता है इस जगह, बात समझे, कम वायु दाब बनता है, जबकि हिंद महासागर पर आपका उच्च वायु दाब यानी हाई आपका प्रेशर बनता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। इसके बाद दूसरा कथन है कि ग्रीष्म काल में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का उत्तर की ओर खिसकना, यानी कि लगभग गंगा के मैदान की ओर खिसकना, ये बिल्कुल क्या आपका ग्रीष्म काल में मानसून के बारे में आपका सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो याद रखिएगा, भारतीय मानसून की व्यवस्था के संदर्भ में यह कथन आपका बिल्कुल सही है कि जो आपका ग्रीष्म काल में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के उत्तर की ओर खिसकना, यह आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तीसरा कथन है कि तिब्बत के पठार का अत्यधिक गर्म होना, जिससे ऊपरी वायुमंडल में उच्च दबाव बनता है और जेट स्ट्रीम की स्थिति प्रभावित होती है, यह भी कथन बिल्कुल सही है आपका, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो उपयुक्त में से कौन सा कारक भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति और उसकी सक्रिय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये तीनों कारण निभाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा, 1, 2, 3 तीनों कथन। अगला है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि राज्य सभी धर्मों समुदाय के प्रति समान व्यवहार और धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है। ध्यान रखिएगा, भारत में सभी धर्मों को समान नज़र से देखा जाता है, तो ये भारतीय धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में बिल्कुल सही कथन होगा। इसके बाद है कि स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हो जाएगा इसका, देखिए, इसका उद्देश्य शासन को जनता के निकट लाना है क्या? हाँ, बिल्कुल। पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है क्या? हाँ, बिल्कुल है। स्थानीय शासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से जुड़ा है क्या? हाँ, बिल्कुल जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2, 3 हो जाएगा। इसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक शासन में प्रमुख महत्व क्या है? तो देखिए, प्रमुख महत्व की बात किया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा सी, संविधान और कानून के अनुसार अधिकारों की रक्षा तथा सरकारी शक्तियों की समीक्षा करना, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का लोकतांत्रिक शासन में प्रमुख महत्व है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही पूछा गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा कि वे राज्य को सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रखिएगा आप सभी, उनका कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंध है नीति निर्देशक तत्व का, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। केवल विदेशी नागरिक को प्राप्त है, नहीं, भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ये संविधान से बाहर का दस्तावेज है, नहीं। देखिए, संविधान में जो भी अनुच्छेद में आ गया, ये आपका 36 से लेकर 51 तक है, जो भी आपका अनुच्छेद में आ गया, जो भी अनुच्छेद में आ गया वो संविधान का भाग है, बात समझे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया में धान विधेयक डैश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धान विधेयक के बारे में, मनी बिल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा?
देखिए नीचे थोड़ा देखने के लिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कथन दिया गया है, उपयुक्त में से सही कथन बताना है। पहला है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका यह निर्णय अंतिम होता है, जिससे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल सही कथन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यह आपका धन विधेयक के बारे में है। बात समझे क्या? हाँ या ना एक बार क्लियर कीजिएगा। दूसरा कथन है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। राज्यसभा इसे अस्वीकार या संशोधित कर सकती है। हाँ बिल्कुल कर सकती है। यहाँ जब प्रस्तुत होगा लोकसभा में, उसके बाद फिर राज्यसभा भेजा जाता है। ठीक है, तो उसे वो अस्वीकार कर सकता है या संशोधित उसमें कर सकता है। ठीक है, बात समझे। राज्यसभा को सिफारिश को लोकसभा के लिए मानना अनिवार्य है, ये कथन गलत है। मानेगा नहीं भी मान सकता है। बात समझे, तो ये कहना सही नहीं कि राज्यसभा का जो सिफारिश होगा वो लोकसभा मानेगा ही मानेगा, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसके बाद है कि धन विधेयक के संबंध में गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है क्या? नहीं, गलत कथन है। संयुक्त बैठक धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 क्लाउड 3 के तहत बुलाई जाती है, तो 108 नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बात समझे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल कथन एक सही है इसमें। इसके बाद है कि संविधान की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का आधार क्यों माना जाता है? चलिए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये शासन की संस्थाओं, नागरिकों और अधिकारों और राज्य के उद्देश्य की रूपरेखा निर्धारित करती है, इसीलिए संविधान को राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का आधार माना जाता है। अगला है विकास की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे 130 पर गौर कीजिएगा। तो पहला है कि अलग अलग व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सबका लक्ष्य अलग अलग होता है। दूसरा है कि केवल आय में वृद्धि ही विकास के सभी पहलुओं को व्यक्त करता है। नहीं, सिर्फ आय में वृद्धि हो जाने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि विकास कर रहा है। बात समझे क्या? तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य भी विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इसका सही कथन क्या होगा? 1 और 3 होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिएगा आप सभी। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकता प्रणाली की यहाँ पर बात किया गया है। पहला है कि एकता एक भू क्षेत्र था जिसने सैनिकों या प्रशासनिक अधिकारियों को उनके वेतन या सेवाओं के बदले राजस्व संग्रह के लिए आवंटित किया जाता था क्या? हाँ बिल्कुल सही कथन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके अलावा दूसरा कथन है कि सल्तनत काल के शुरुआती दौर में एकता अनुवांशिकी नहीं थे और सुल्तान द्वारा इनका बार बार तबादला किया जाता था ताकि किसी अधिकारी की स्थानीय पकड़ मजबूत ना हो सके। तो ये भी कथन सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसके बारे में? एकता प्रथा के बारे में। बात समझे, तो सल्तनत काल में शुरुआती दौर में एकता अनुवांशिकी नहीं था और सुल्तान द्वारा इनका बार बार तबादला किया जाता था ताकि वो एक जगह कह सकते हैं स्थानीय पकड़ ना बना सके। तो ये कथन सही है। तीसरा है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में एकता प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर पूर्ण रूप से नगद वेतन प्रणाली लागू किया गया था। यह कथन गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 130 पर गौर कीजिएगा। तो जब भी अगर कहा जाए कि फिरोज शाह तुगलक के समय में समाप्त हुआ था, नहीं, इसने समाप्त नहीं किया था और इसे अनुवांशिकी कर दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, एकता प्रणाली को फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें सिर्फ 1 और 2 कथन सही होगा। ठीक है, तो 1, 2 ऑप्शन में ए। उसके बाद अगला है कि मानव विकास को केवल आय के आधार पर मापने की सीमा कौन सा उदाहरण सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए। 2 क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति आय समान है लेकिन एक क्षेत्र में आपका स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बेहतर है। यह बिल्कुल मापने का सही आधार हो सकता है। ठीक है, कि 2 क्षेत्र प्रति व्यक्ति आय समान है। ठीक है, 2 क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति का आय समान है लेकिन एक क्षेत्र में स्वास्थ्य और दूसरा क्षेत्र में आपका शिक्षा की स्थिति अगर बेहतर है तो इससे हम सभी माप सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया है। पहला है कि इस आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों जैसे कि बलिया, तामलुक और सतारा में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही कथन है आपका। दूसरा है कि क्रिप्स मिशन की विफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते खतरे के कारण गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और करो मरो का आह्वान किया था क्या? हाँ बिल्कुल किया था, सही कथन है। तीसरा है कि इस आंदोलन की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस के शीर्ष नेता को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके कारण यह आंदोलन पूरी तरह से नेतृत्व हिंसक और
असंगठित हो गया जिससे या जिसमें किसी भी प्रकार की स्थानीय जनता की भागीदारी नहीं थी। यह कथन गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 133 पर गौर कीजिएगा, यह कथन गलत है आपका। इसमें नेता का तो गिरफ्तारी किया गया था, जो शीर्ष नेता था गिरफ्तारी किया गया था, ध्यान रखिएगा। फिर भी ये आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा था, याद रखिएगा, बात समझे। ये एक आपका जन आंदोलन था जो पूरी तरह से सफल हुआ था। तो ये हिंसक नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा, नेतृत्वहीन नहीं हुआ था, नेतृत्व इसका चल रहा था, बात समझे। ये कथन आपका गलत है। चौथा है कि उषा मेहता ने इस दौरान आपका कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से संचालन किया जिससे आंदोलनकारी तक सूचना पहुंची थी। तो ये भी कथन सही है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसका गलत ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला है कि आपका 134 संगठित और असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी, संगठित क्षेत्र में रोजगार की शर्तें समानता अधिक नियमित और विनियमित होती है जो संगठित क्षेत्र होता है, ठीक है। तो आपका बी करेक्ट आंसर है। अगला है मुद्रा के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, मुद्रा के कार्यों के संबंध में सही है, मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को सरल बनाती है, याद रखिएगा। इसके बाद है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल नहीं है। देखिए, नहीं पूछा गया है, तो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है। पहला कथन देख लीजिएगा आप सभी कि पृथ्वी का घूर्णन जो उत्तरी गोलार्ध में धाराओं को दाईं ओर से दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है क्या। हाँ, बिल्कुल करता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कथन है महासागरीय जल के तापमान और लवणता में भिन्नता जिसके कारण घनत्व परिवर्तन होता है क्या। बिल्कुल होता है, ये आपका सही है महासागरीय धाराओं के बारे में। उसके बाद तीसरा कथन है कि चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव महासागरीय जलधारा की दैनिक ज्वार भाटा उत्पन्न करते हैं। तो ये ज्वार भाटा से है, ठीक है। तो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने से ये नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यही गलत है, ठीक है। बाकी बात ये सही है कि महाद्वीपीय तटरेखा का विन्यास जो बहती हुई धाराओं की दिशा को मोड़ती है, ये भी आपका महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में सी इसका क्या है, गलत है। बाकी बात ये तीनों कथन सही है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो देखिए, इसमें जो शामिल आपका क्या हो जाएगा बताएं क्या आप सभी को। देखिए, नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR को शामिल किया जाता है, संवादिक तरलता अनुपात SLR को किया जाता है, और इसके अलावा बैंक दर, याद रखिएगा, बैंक रेट को किया जाता है, नैतिक दबाव को नहीं किया जाता। तो इसका 1, 2, 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 4 ऑप्शन में बी वाला। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 19वीं सदी के मध्य में हुई संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 में हुआ था, इसका संबंध निम्नलिखित में से आपको विचार करना है, यानी संथाल विद्रोह के बारे में बताना है। कौन सा कथन सही होगा। देखिए, पहला कथन है कि यह विद्रोह भागलपुर राजमहल के बीच फैले दामिन एक्को क्षेत्रों में मुख्य रूप से बाहरी लोगों यानी दिकवों और ब्रिटिश राजस्व अधिकारियों के शोषण के खिलाफ था क्या। हाँ, बिल्कुल सही कथन है। इसके अलावा दूसरा है कि इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू नामक 2 भाइयों ने किया था, जिन्होंने घोषणा की थी कि उन्हें ठाकुर यानी कि भगवान का आदेश मिला है और वे देश को विदेशी शासन से मुक्त कराएगा। ये भी कथन सही है, ध्यान रखिएगा। इसके तीसरा है कि विद्रोह के कुचलने के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए संथाल परगना जिले का गठन किया गया और संथाल के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कानून लाया था। यह भी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, तीनों कथन आपका सही है इसका। अगला है सार्वजनिक सुविधाओं के संदर्भ में आपको उदाहरण विकास की व्यापक अवधारणा से सबसे अधिक मेल खाता है। तो ये सार्वजनिक सुविधा की यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ पेयजल और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, ध्यान रखिएगा आप सभी। यह आपका सार्वजनिक सुविधा के संदर्भ में बिल्कुल सही कथन है। अगला है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, नहीं पूछा गया है, तो कौन सा सही नहीं है बता सकते हैं क्या। पहला कथन देखिए क्या कहना चाह रहा है आप सभी से कि मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को जो उपलब्ध है, विदेशी नागरिक को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा। तो 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया
और 29 और 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिक को है, विदेशी नागरिक को नहीं मिला है, यह कथन सही है। उसके बाद अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत आपका उच्च न्यायालय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है क्या? हाँ बिल्कुल करता है, यह कथन सही है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, आपातकाल के दौरान सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है। इसके बाद है कि मौलिक अधिकार अत्यंत और असीमित है, जिन पर संसद द्वारा कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, यह कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। लगाया जा सकता है, असीमित नहीं है, प्लस में संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे भी बोला ना कि सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर कह सकते हैं इसे समाप्त किया जा सकता है आपातकाल के दौरान, तो बिल्कुल लगाया जा सकता है, नहीं कह सकते कि नहीं लगा सकते, तो यह कथन गलत है। बाकी बात तीनों कथन सही है और हम सभी से नहीं पूछा गया था, कथन गलत तो यही है। बात समझे? अब देखिए यहाँ से आपका मैथमेटिक्स शुरू हो रहा है, इसको बना लीजिएगा, आंसर प्रॉपर हम दे दिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप सभी हर सवाल को बना लीजिएगा और ऐसा ही सवाल आएगा, बिंदास आप सभी तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल आएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट, 150 कंप्लीट करवाएंगे। सेट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले 3 सेट हो चुका था, उसे देख लीजिएगा। प्लस में आप सभी को बिहार जीके का स्पेशल क्लास दे चुके हैं, जो 2 लेक्चर हो चुका था। एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक क्लास करवाए थे, उसे भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आपसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करके रख लीजिएगा आप सभी। जय हिंद।